जी हां, जागो सरकार जागो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा की यात्रा किसी एक बच्चे या किसी एक परिवार तक सीमित नहीं होती। जब एक बच्चा पढ़ता लिखता है तो वो केवल अपना भविष्य नहीं संवारता बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव रखता है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि वही देश सदियों तक महान और शक्तिशाली रहे हैं जिन्होंने अपनी पीढ़ियों की शिक्षा पर निवेश किया है। इसी शिक्षा की मशाल जलाने के लिए आज देश का हर बच्चा सिटीजन जर्नलिस्ट बना हुआ है। वो सरकार को जगा रहा है, स्कूलों की बदहाल तस्वीरें दिखा रहा है, टीचर्स की कमी को लेकर आवाज उठा रहा है और वीडियो वायरल कर रहा है। आज जेन जी और जेन अल्फा सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि सवाल पूछ रहे हैं। इसी क्रम में बच्चों की आवाज बनकर प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रही कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों स्कूल ठीक करो अभियान देश भर में चला रही है। आज सुबह सुबह सीजेपी के कार्यकर्ता एक ऐसे ही सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग को देखने और जमाने भर को कैमरों के जरिए दिखाने के लिए जयपुर जिले के रामपुरा कवरपुरा के लिए निकले। लेकिन यहाँ के राजकीय प्राथमिक स्कूल पहुँचने से पहले ही कुछ ऐसे लोगों ने इनको घेर लिया जिन लोगों को उसी गांव का निवासी बताया जाता है। पहले इन दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर इन कथित ग्रामीणों की तरफ से धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। करने के मकसद से आए थे। यहाँ बीजेपी के गुंडों ने जो लाठियां चलाई है, पत्थरों से मारा है। और भला स्कूल ठीक करने से किसको दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं पता। हम स्कूल के लिए गए थे, वहाँ पे इन्होंने सडनली अटैक कर दिया सब लोग के ऊपर और सब लोग को मारने लग गए, रैंडमली हर जगह से मारने लग गए। वो बोल रहे पाकिस्तान जाइए, रस्सियां लेके हमारे इन्होंने कार्यकर्ताओं को पीटा है। हमको बोल रहे हैं हम आतंकवादी हैं, हमको बोल रहे हैं हम नक्सल्स हैं। अब इस तस्वीर को भी देखिए, कैसे गांव के लोग सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका को पीटते हुए दिखाई देते हैं। गांव वालों ने रांका को घेरा, सीजेपी कार्यकर्ता उन्हें लगातार बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये कथित ग्रामीण इतने गुस्से में थे कि सीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। पूरे देश ने सच्चाई दिखी है। एग्जैक्ट यही स्कूल, मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं। एग्जैक्ट यही स्कूल मैं 1 साल पहले भी यहाँ पर आके गया था। भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा था और आज भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। हम क्या मांग कर रहे हैं कि आप ये स्कूल ठीक करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। आपने मदन दिलावर ने यहाँ पर गुंडे भेजकर मारपीट की, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। महिलाओं के, भाजपा के गुंडों ने महिलाओं पर आज मारपिटाई की है, उनके फोन तोड़ दिए, मेरी शर्ट फाड़ दी, एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर है, पूरा खून हो रखा है। लिटा लिटा के इन लोगों ने मारा है। अपने आप को गांव का ही निवासी बताने वाले ये लोग इतने गुस्से में आखिर क्यों थे? क्यों सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इतना हमला किया और किसके कहने पर किया? ये तो जांच का विषय है, लेकिन आशुतोष रांका का आरोप है कि मारपीट करने वाले ये लोग गांव के निवासी से ज्यादा तो बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे थे। और इन कथित ग्रामीणों ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश पर सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ये तो साफ साफ दिखाई देता है कि सीजेपी वालों के न आने का ये कथित गांव वाले पहले से ही पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहे थे। इनके हाथों में डंडे थे, इनके पास पत्थर थे। इन्हीं डंडों और पत्थरों से इन्होंने सीजेपी के लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़े। आशुतोष रांका ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया और इस पर हमारे संवाददाता लखवीर शेखावत ने गांव के कुछ एक लोगों से जब बात की तब उन्होंने क्या कहा, ये सुनना आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है। वो एक देश विरोधी पार्टी है। हम ऐसी पार्टी को हमारे ग्राम में घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसको बाहर से फंडिंग होती है। जो भी पूरा ग्रामीण है वो एक श्रवण समाज से आता है और ये बीजेपी को सपोर्ट करता है। अगर बीजेपी ने भी अगर हमारे बच्चों की तरफ नहीं देकर ग्राम का स्कूल का विकास नहीं किया तो हम उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे। तो सुना आपने, ये शख्स कह रहा है कि सीजेपी देश विरोधी पार्टी है, इसे विदेशों से चंदा आता है, इसीलिए हमला किया। दूसरे बयान में ये शख्स ये भी कहता है कि ये गांव बीजेपी समर्थकों का है।
ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि हमला करने वाले कौन थे, लेकिन कुछ बातें तो बेहद साफ होनी ही चाहिए। मामला चाहे जो भी हो, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इन कथित ग्रामीणों को खुलेआम डंडों और पत्थरों से हमला करने का अधिकार आखिर किसने दिया? अगर कथित ग्रामीणों को कोई शिकायत थी तो पुलिस प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी गई? सवाल यह भी है कि जब सरेआम सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा था, उस वक्त गांव में मौजूद पुलिस वाले कहां थे? लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे पर विरोध का हक सबको है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन विरोध की आड़ में इस तरीके से हमला करना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना कतई जायज नहीं है। इन लोगों को आप ग्रामीण कहेंगे या उपद्रवी कहेंगे? कानून अपने हाथ में लेने वाले ये कथित ग्रामीण अब कैमरे में कैद हो चुके हैं। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने में अब पुलिस को बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। हमलावरों की भी फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। इन तस्वीरों में दिखाई देता है, जितनी तस्वीरें वायरल हैं, कि जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में लाठी, डंडे, पत्थर नहीं है। उनको तो मारा जा रहा है, वो तो बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। सीजेपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की वो मांग करेंगे। विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बैठे ठाले अपनी गोदी में एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसके जरिए अब वो बीजेपी की सरकार को घेर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ग्रामीण नहीं थे। वो बीजेपी के कार्यकर्ता हर उस बात का विरोध करेंगे जो जनहित का हो। कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है कि आखिर में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में ये शिक्षा विभाग निरंतर प्रगति क्यों कर रहा है, पूरा राजस्थान प्रगति क्यों कर रहा है। बीजेपी बार बार कहती है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी से एनर्जी लेती है, उनकी मदद से चलती है, यानी उनके और आपस में कोई सांठगांठ है। लेकिन कांग्रेस के साथ तो सीजेपी का कोई सांठगांठ नहीं है। सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, फायदा कांग्रेस को मिल रहा है, और बीजेपी के लोग आज अभी आपने सुना मदन दिलावर को कैसे सीजेपी और कॉकरोच को एक साथ देख रहे हैं। अब सीजेपी का दावा है कि इस हमले में 5 कार्यकर्ता गंभीर घायल हुए हैं, उनके 7 को मामूली चोटें लगी हैं। लेकिन सवाल है कि एक स्कूल को देखने जा रहे सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला क्यों किया गया? क्या सरकार को आईना दिखाने की लोकतंत्र में कोई मनाही है? अगर सीजेपी को रोकना ही था तो यह काम प्रशासन का है, पुलिस वालों का है, कुछ गांव वालों को इसका लाइसेंस किसने दिया? अब यह भी जानिए कि आशुतोष रांका अपने देश के वो नौजवान हैं जो बेहद उम्दा शिक्षा हासिल करके नाम रोशन कर चुके हैं। वो आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की है। जब ऐसे शिक्षित और समझदार युवा देश के सरकारी सिस्टम की बदहाली पर सवाल उठाते हैं तो व्यवस्था से उम्मीद की जाती है कि वो सवालों को सुने, उनकी बातों पर तवज्जो दे, जो खामियां दिखाई जा रही है उनको दूर करे ताकि आम भारतीय का फायदा हो सके। यही काम तो हम सबका है, शिक्षित युवकों का, मीडिया का, सरकार का, विपक्ष का। यही तो असली देश सेवा है, यही तो देश प्रेम है। लेकिन यहां तो उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ये बेहद शर्मनाक है। आज देखा हमने किस तरीके से जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को, बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया। ये तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा के मंदिरों यानी स्कूलों को संवारने की सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार की है, जो चुनाव जीतती है और सरकार में आते हैं वो जो भी पार्टी हो। और ये वक्त किसी मूवमेंट से डरने का नहीं है, बल्कि सिस्टम को दुरुस्त करने का बेहतरीन मौका तमाम सरकारों को मिला हुआ है। जब समस्या सामने आएगी तभी तो समाधान निकाला जाएगा। जिस स्कूल को, अब मैं पर्टिकुलरली इस राजस्थान के केस की बात कर रहा हूं, जिस स्कूल को देखने के लिए सीजेपी कार्यकर्ता जा रहे थे उस स्कूल में वाकई दिक्कत है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। मेरे सहयोगी लखवीर शेखावत ने भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुरा से ये रिपोर्ट भेजी है। आगे बढ़ने से पहले लखवीर की रिपोर्ट आपको दिखाती है, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। प्राथमिक विद्यालय है रामपुरा कंवरपुरा गांव में, इस वक्त मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आप देखिएगा कैसे रस्सी लगाकर इस भवन को गिरने से बचाने के लिए रोका गया है ताकि कोई भी अनहानि ना हो जाए, लिहाजा इसलिए रस्सी लगाई गई है। हालांकि अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से ही महज 50 मीटर आगे ये जो मंदिर के पीछे आप बाउंड्री देख रहे हैं,
वहाँ पर एक अभी बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है। पूरा जो भवन कच्चा है, किसी भी प्रकार का पूरा बना हुआ नहीं है और कोई बहुत सुदृढ़ व्यवस्था हो ऐसा नहीं है। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, तस्वीरें बहुत साफ कह रही थी। आपने देखा स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। जहां स्कूल शिफ्ट किया गया है वहां बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगर ऐसे सरकारी स्कूलों का सच कैमरा नहीं दिखाएगा तो बच्चे वाकई में कैसे सुरक्षित होकर पढ़ाई कर सकेंगे। यहां पर मैं आप दर्शकों से पूछना चाहूंगा, आप खुद सोचिए कि क्या गांव वाले वाकई में ये चाहेंगे कि उनके बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़े, और जो उनके बच्चों की बात करें उनको ये गांव वाले मारेंगे, पीटेंगे, भगा देंगे? या ये गांव वाले चाहेंगे कि उनके बच्चे ऐसी इमारत पे पढ़ें जो कभी भी गिरकर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो जाए? ये खामियां सामने लाने का मतलब है सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाना, ताकि जनता जनार्दन का भला हो सके। और ये हम सब का यही काम है। जिन कथित ग्रामीणों ने आज मारपीट की, उन्हें अब मैं कुछ आंकड़े इस राजस्थान के बारे में दिखाना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में खुद बताया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के 56% से अधिक कमरे या तो जर्जर हालत में हैं या इस्तेमाल के लायक नहीं बचे। 56%। 502 स्कूलों की बिल्डिंग खराब स्थिति में है। 212 स्कूलों की बिल्डिंग बेहद खतरनाक है। 290 स्कूलों के बच्चों को शिफ्ट किया जा चुका है। ये सरकारी आंकड़े हैं। बगरू विधानसभा से डॉक्टर कैलाश चंद्र वर्मा बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। कैलाश चंद्र के बारे में बताऊं आपको, 2013 में ये पहली बार यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2018 में वो यहां से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2023 में जनता ने उन्हें फिर से जिता दिया। जनता उन्हें पसंद करती है, तभी तो दोबारा जिताया। इलाके में विकास होगा आगे भी, तभी तो पहले से ज्यादा वोटों से वो जीत पाएंगे। लेकिन अगर तस्वीर नहीं बदली, स्कूल जर्जर रहे, तो याद रखना ये जनता सब जानती है, सबक सिखाना भी जानती है। कैमरे की एंट्री पर रोक लगाने से कुछ नहीं होने वाला। 17 अगस्त को राजस्थान सरकार सर्कुलर जारी करके सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगा चुकी है। क्या इससे बेहतर ये नहीं होता कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मुख्यमंत्री कार्यालय ये आदेश देता तमाम जिला अधिकारियों को कि जल्द से जल्द स्कूलों को दुरुस्त किया जाए, बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए, टीचर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, वहां पे साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था की जाए? क्या ये आदेश निकालते तब ज्यादा बेहतर नहीं होता? या ऐसा आप देखते हैं कि जब स्कूलों में सीएम का दौरा होता है, वीवीआईपी आते हैं, गवर्नर आते हैं, तो स्कूल कैसे चकाचक कर दिए जाते हैं? क्या वो व्यवस्था रेगुलर नहीं हो सकती? इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी आदेशों का पालन होना चाहिए। जो सर्कुलर आदेश जारी किया गया उसका पालन होना भी चाहिए। लेकिन क्या, अब मुझे बताइए, जर्जर स्कूलों की सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए? बच्चों को इन खस्ताहाल स्कूलों में हताहत होने के लिए छोड़ देना चाहिए? इस पर बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। कहीं भी हिंसा किसी भी रूप में नहीं होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और कॉकरोचों से भी मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी कोई बात संबंधित डिपार्टमेंट को, अधिकारी को, जनप्रतिनिधि को आप पहुंचाइए। कोई बात है, कोई शिकायत है, आपका अधिकार आपको रखना चाहिए। लेकिन कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं शिक्षण संस्थान में कोई एग्जाम चल रहा है, कोई कंपटीशन की तैयारी चल रही है, आप घुस जाओ, हा उल्ला करो, हंगामा करो, तो और बच्चों का भविष्य खराब होता है। वहां कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं चल रही थी, प्राइमरी स्कूल है, बाल मुकुंद जी को पता होना चाहिए। और वो स्कूल बीते 1 साल से उस रस्सी के सहारे, बल्लियों के सहारे बंधा हुआ है। वहां नोटिस चस्पा हुआ है कि बिल्डिंग जर्जर है, यहां से बाहर आ जाइए। बाल मुकुंद जी, बेहतर होता आपके इलाके में है, आप से थोड़ी दूर निकलते जाते और स्कूल की व्यवस्था ठीक कर देते। यहां तक कि ग्रामीणों ने यहां ये तक कहा कि 12 लाख रुपए इस स्कूल के लिए आवंटित हो चुके हैं। तो वो 12 लाख रुपए में स्कूल की बिल्डिंग बनी क्यों नहीं? मैं बार बार कहता हूं, लोकतंत्र में ना हिंसा की कोई जगह है, ना हिंसा से कभी कोई समाधान निकल सकता है। सवाल पूछने वालों पर हमला नहीं, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। याद कीजिए, इसी सीजेपी ने जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए पूरे सिस्टम को झकझोर दिया था। आवाज इतनी बुलंद हुई कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित बर्बरता की तस्वीरें भी देश ने देखी। प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर पैलेट गन का इस्तेमाल भी हुआ, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। पीड़ित छात्र जिसको पैलेट गन की गोलियां लगी थी, साहिल का आरोप है कि पैलेट गन के छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई है। इसी छात्र को, साहिल को लेकर आज
विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर अचानक बैठ गए। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक पैलेट गन से पीड़ित साहिल की एफआईआर दिल्ली पुलिस दर्ज नहीं करेगी तब तक वो यहां से हटेंगे नहीं। आज 21 अगस्त है, 20 जुलाई की घटना है, 1 महीने का वक्त हो गया, अब तक एफआईआर इस मामले में दर्ज नहीं हुई है। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने साहिल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि 14 अगस्त को साहिल ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी, 17 अगस्त को ईमेल किया, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं की। इसके बाद आज राहुल पीड़ित परिवार के साथ एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद थाने पर पहुंचे और जब थाने पे एफआईआर नहीं हुई तब वो धरने पर बैठ गए। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा। कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, कई दिग्गज नेता संसद मार्ग थाने के बाहर दिन भर आज मौजूद थे। इसके बाद संसद मार्ग थाने की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, रैपिड एक्शन फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसे राहुल का कैमरा जीवी ड्रामा करार दिया। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। करीब महीने भर से एफआईआर नहीं हो रही थी, आज 5-6 घंटे का धरना हुआ, एफआईआर दिल्ली पुलिस को करनी पड़ी। ये काम तो पहले भी हो सकता